हम पढ़ रहे थे कल कि किस तरह से जो है लड़कियों को जो है कई मामलात में पीछे रखा जाता है। जेंडर जस्टिस हम पढ़ रहे हैं और उसमें जो है एक वजह ये भी हमने ये पढ़ा कि सेक्स रेशो क्या है। सेक्स रेशो का मतलब है कि पर हजार मर्द या लड़कों के कितनी औरतें या लड़कियां हैं, तो उसको सेक्स रेशो कहते हैं। अगर इंडिया में देखा जाए सबसे वर्स्ट जो सेक्स रेशो है जिसमें 1000 के मुकाबले में सबसे कम लड़कियां हैं यानी 831 हैं, वो हरियाणा का है। हरियाणा में क्यों है? क्योंकि जो आप ऊपर पढ़ रहे थे एक जगह पे, यहाँ पे ऑल इंडिया एवरेज तो 1919 है, लेकिन हरियाणा में सबसे वर्स्ट है क्योंकि चाइल्ड एबॉर्शन होता है, गर्ल चाइल्ड एबॉर्शन, जिसका मतलब ये है कि बच्चों जो लड़कियां हैं उनको पेट में ही मारा जाता है। और जिसकी जिसकी एक मिसाल ये है जो जिसके लिए जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 2015 में, आपने सुना होगा, एक स्कीम लॉन्च की है। स्कीम भी नहीं कह रहे हैं, एक मूवमेंट कह सकते हैं उसको, जिसका नाम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस स्कीम के तहत एक तो ये लॉ ज्यादा स्ट्रिक्ट किए गए कि कहीं ऐसा ना हो, कोई सेंटर्स वगैरह ऐसे न चलाए जाए इनलीगली जहां पे फ्यूटस यानी कि बच्चे का जो है पता मालूम करना, जिसको हिंदी में आप लिंग कहते हो कि क्या है, क्या सेक्स है उसका, क्या वो फीमेल है या मेल है, गर्ल है या बॉय है, वो पता न लगाया जाए। उस पर और स्ट्रॉन्ग कानून बनाए गए। और उसके अलावा कई अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई गई लोगों को, जो मैं कल आपको बता रहा था कि जब तक आपको जो है अवेयरनेस ना हो, जब तक आपका माइंड सेट वैसा ना बने, सोसाइटी के लिए पर्सपेक्टिव ना बने, कितने भी कानून लाए जाए फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो है इसमें जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो है ये स्कीम जो लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए 2015 में, उसका मकसद यही था कि लोगों को अवेयर करना, यानी कि लोगों की सोच बदलना। किसके? लड़कियों के मुतालिक या औरतों के मुतालिक। औरत में इसलिए कह रहा हूं बार बार आपको, जब जेंडर की बात होती है ऑन होल हम वुमेन या मेन की बात करते हैं, क्योंकि वो आर टॉकिंग नॉट इन टर्म्स ऑफ सेक्स बट इन टर्म्स ऑफ रोल्स इन द सोसाइटी। इसीलिए आपको अंग्रेजी में भी लिखा जाता है कि चेंज द जेंडर, वहां पे चेंज द सेक्स नहीं लिखा जाता जब आप ग्रामर पढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है कि ये जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किसी हद तक ये कामयाब रहा, लेकिन उसकी अभी तक पूरी यूटिलाइजेशन नहीं हुई। और अगर हरियाणा की बात करें कहां कहां ये इम्प्लीमेंट हुआ, ये शुरुआत हरियाणा से हुई। हरियाणा के आसपास पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, इन स्टेट्स के कुछ एरियाज में जहां पे बहुत खराब सेक्स रेशो था, यानी कि अगर हरियाणा की बात की जाए 1000 के मुकाबले में सिर्फ 831 लड़कियां हैं, जो कि वर्स्ट है। तो इन जगहों को टारगेट किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। तो यही मैं आपको बोल रहा था, ताकि एक तो दो चीजें, दो कंपोनेंट थे इसमें, दो पार्ट्स थे इसमें इस स्कीम के। एक तो ये है कि लॉज जो है पूरी तरह से इंप्लीमेंट कराए जाए फ्यूटिसाइड या अबॉर्शन के रिलेटेड, और दूसरा जो है ये जो है अवेयरनेस लोगों में, लोगों की सोच बदली जाए लड़कियों के मुतालिक कि वो उनका उनका जो रोल है सोसाइटी में या वो किस तरह इक्वल टू मैन है उसके बारे में। ठीक, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पढ़ा था शायद, ये भी हमने पढ़ा था। 11.8 पूरे वर्ल्ड में बहुत वर्स्ट है इंडिया का रेशो। इसी को पढ़, हाँ, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल मैंने यहाँ कहा कि आपकी जो नुमाइंदगी होती है पॉलिटिकल में, यानी पॉलिटिकल मीन्स स्टेट, चाहे वो इलेक्शंस हों, चाहे वो पार्लियामेंट हो खास तौर से, या फिर अगर आप देखें ये जो असेंबली इलेक्शन हों, पब्लिक लाइफ में वुमेन की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, जिसको पब्लिक को हम अक्सर पॉलिटिकल को पब्लिक कहा जाता है। और इसमें जो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जा रहा है, जैसे रिजर्वेशन दी जा रही, जैसे कल भी मैंने आपको कहा कि आपकी पंचायत में कहीं रिजर्व सीट होंगी जिन पर सिर्फ औरतें इलेक्शन लड़ सकती हैं, चाहे वो अलग अलग पार्टीज की क्यों ना हो। अब वुमेन रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे। ऑल दिस इज well known, yet issues related to women well-being or otherwise are not advocate attention। ये सब हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वुमेन के इन इश्यूज की तरफ पूरी तवज्जो नहीं होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आप मीडिया खोलें आजकल, तो आज जो है वुमेन सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बनी हुई है। सारी डिबेट्स जो है वुमेन पे होती जा रही है। आप शाम को डिबेट खोलिएगा
तो आजकल जितनी भी डिबेट्स हो रही हैं पॉलिटिकल, वो सारी वुमेन के अराउंड है। वुमेन आज सेंटर बन चुकी है इस डिबेट्स का। और दूसरी चीज ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी घर जाएं, अखबार पढ़े, कुछ भी आप पढ़े, खासतौर से जब अखबार पढ़े, वो सारा पॉलिटिकल होता है। उसमें हर न्यूज जो होती है पॉलिटिकल होती है, किसी ना किसी तरह से पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है। This has led to many feminist and women movements to the conclusion that unless women control power, their problem will not get adequate attention. ये मैंने कल भी कहा था, जब तक वुमेन खुद पावर में ना आए, उनके मसले जो है वो सॉल्व नहीं होंगे। इसीलिए वुमेन रिजर्वेशन की बात की जाती है, पार्लियामेंट की 33 से आप 50% तक बढ़ाई जाए वो रिजर्वेशन। तो यही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब तक आप कंट्रोल पावर जब तक ना हो, वही मैंने कहा, पावर से ही आप अपने लिए कानून बना सकते हैं अपने मुताबिक। इसलिए वुमेन को जो पावर में आना चाहिए। वन वे टू एंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका एक सोल्यूशन ये है, या एक रास्ता ये है कि ज्यादा से ज्यादा औरतें जो है इलेक्ट होके नुमाइंदे बने, चाहे एज ए एमएलए बने, चाहे सरपंच बने, पंच बने, या फिर टॉप लेवल पे एमपी बन जाए वो। इसका यही एक सोल्यूशन है कि वो ज्यादा से ज्यादा वुमेन, उसी के लिए रिजर्वेशन रखी है, ताकि कई ओपन तो वुमेन लड़ सकती है, लेकिन उसके अलावा कुछ सीटें रिजर्व है ताकि सिर्फ वुमेन आ सके पार्लियामेंट या असेंबली वगैरह में। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। इंडिया की अगर बात की जाए, लेजिस्लेचर जो है, तीन चीजें होती हैं जब आप पढ़ते हो गवर्नमेंट की तीन चीजें होती हैं। एक होती है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशरी। ये तीन चीजें जो है कुल मिला के, जुडिशरी का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई हमला हो, या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशन बात हो, या फिर दो लोगों में तजाद हो, तो उस चीज को इंटरप्रेट जो करती है वो जुडिशरी यानी कोर्ट्स वगैरह अदालतें करती है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसको आप आम जबान में मिनिस्टर्स वगैरह कहते हैं, जो कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट करते हैं या कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। लेजिस्लेचर वो होता है जो पूरे जो एमएलए हों या एमपीज हों, जो कुल मिला के जो है जितने भी नंबर के हों, तो वो जो है कानून बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, किसी चीज पे बिल लाते हैं। बिल मीन्स एक ड्राफ्ट कागज का जिसपे कानून लिखा हो, उसको जब पास किया जाता है तो कुल मिला के जो वो हाउस होता है, जितने भी वो मेंबर चुन के आते हैं, चाहे एमएलए आते हों पूरी स्टेट के या फिर एमपीज हों, उनको वो लेजिस्लेचर कहते हैं, यानी उर्दू में कानून साज। वो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून साज। तो वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है कानून बनाने, कानून साज असेंबली में या कानून साजिया में बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज टच्ड 12% ऑफ इट्स टोटल फॉर फर्स्ट टाइम। पहली दफा 2014 में सिर्फ 12% रिजर्व ये वुमेन की रिप्रेजेंटेशन हुई लोकसभा में। लोकसभा यानी कि जो आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन देखते हो 2019 में हुआ, अब 2024 में होने जा रहा है। तो देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%। और अगर आप स्टेट असेंबली में बात करें, अगर आप एमएलए की बात करें कहीं किसी भी स्टेट में, तो वहां 5% भी वुमेन मौजूद नहीं है। तो जब वो वुमेन वहां मौजूद नहीं है तो उनकी बात बहुत कम की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका घर वाला यानी कि घर के लोग किसी कमिटी में हैं, तो उनकी जो बात होगी, वो जो बात करेंगे वहां पे आपके बारे में दूसरों के मुकाबले में ज्यादा होगी, बनिस्बत उन लोगों के अगर आपके वो मतलब मौजूद ना हो जो आपसे मुंसलिक हो। इन दिस रेस्पेक्ट इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया इज बिहाइंड अगर इस मामले में देखा जाए, वुमेन रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, तो इंडिया जो है बॉटम यानी निचले मुल्कों में है, जो बहुत नीचे हैं। एवरेजेस ऑफ सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज एंड अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज उनको कहा जाता है जहां अभी तक पूरी तरह से जो है ये जो है लोग जो है एक तो गरीब होते हैं, और दूसरे जहां पे पॉलिटिकल साइंस में अगर थ्योरीज के हिसाब से देखा जाए, तो वहां पे जो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे जुडिशरी हो, बाकी चीजें हो, वो जो है पूरी तरह काम नहीं करते, मतलब उनका जो पोटेंशियल है उस हिसाब से काम नहीं करते। उनको डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है, चाहे अफ्रीका के लोग कंट्रीज हो या लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हो। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली मेल डोमिनेटेड। अगर इन सोसाइटीज की बात की जाए, तो इनमें जो कैबिनेट, जिनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं या मिनिस्टर्स कहते हैं, वो जो है लार्जली जो है मेल डोमिनेटेड है, यानी कि मेल है उनमें ज्यादा। व्हेन ए वुमन बिकम्स चीफ मिनिस्टर, व्हेन ए वुमन बिकम्स द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर।
अगर वुमेन कहीं चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनती है तो वहां पे भी मेल डोमिनेटेड कैबिनेट होती है। जो मिनिस्टर ज्यादातर होते हैं वो मेल ही होते हैं, जिसकी एक मिसाल शायद अगर आपको मैं होमवर्क देता हूं, इस वक्त ममता बनर्जी जो है वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी कैबिनेट देखिएगा आप नेट में निकाल के, उसमें देखिएगा कितनी वुमेन है और कितने मैन है, तब आपको ये पता लगेगा वो इस चीज को सपोर्ट करेगा, इस चीज को प्रैक्टिकली सपोर्ट करेगा। One way to solve this problem is to make it largely blinding to have a fair proportion of women in the elected bodies. This is what the Panchayati Raj has done in India. इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ये है, जो कम औरतें आती हैं पॉलिटिकल लाइफ में, इसका जो है फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन लीगली बाइंडिंग होता है, कानूनी तौर पे बाइंडिंग रखा जाए कि इतनी वुमेन आनी ही आनी चाहिए, जिसको मैंने आपको कहा कि 33% रिजर्वेशन है, जिसकी जिंदा मिसाल पंचायती राज है। पंचायती राज यानी पंचायत इलेक्शन जो होता है आपका, 1/3 ऑफ द सीट इन लोकल बॉडी इन पंचायत आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। जो मैं पीछे बार बार कह रहा हूं 4 दिन से कि 33%, 1/3 होता है, 33% जो है 100 का 33% वो जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व है, किनमें? पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में। Now there are more than 10 lakh elected representatives in rural and urban local bodies. चाहे म्युनिसिपैलिटी की बात की जाए, टाउन वगैरह की सिटीज की बात की जाए, उनके इलेक्शंस की बात की, अर्बन या फिर रूरल की बात की जाए, रूरल होता है देहात, वहां की बात की जाए, तो आज देखा जाए तो कुल मिला के इंडिया में 10 लाख से भी ज्यादा पंचायत या सरपंच पंच वगैरह औरतें हैं। तो आप देखेंगे, बल्कि एक रिसर्च पढ़ी थी मैंने, उसमें ये कहा गया था, पंचायती राज में ही पढ़ रहा था कि वुमेन आर मोर हार्ड वर्किंग देन मैन। उनका ये कहना था कि औरतें जो है ज्यादा मेहनती हैं कई मामलों में मर्दों से, और अगर वो इसमें आए तो हो सकता है ज्यादा काम हो बनिस्बत जितना हो रहा है पॉलिटिकल, ये जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के जरिए। तो पंचायती राज में देखो आप, वुमेन बहुत एक्टिव हैं, खासतौर से पंचायत और लोकल बॉडीज में। क्यों ज्यादा है इसमें? क्योंकि 33% रिजर्वेशन है। Women's organization and activists have been demanding a similar reservation of at least 1/3 seats in the Lok Sabha and state assemblies for women. अगर आप देखें तो 33% रिजर्वेशन आज भी वो ये जो है वुमेन एक्टिविस्ट जो हैं वो मांग रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन की हैं, जैसे वुमेन फेडरेशन ऑफ इंडिया है, कुछ है ऐसा नाम है, जो वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रहे हैं लोकसभा यानी एमपी जो इलेक्शन होता है उसमें भी, और स्टेट असेंबली जो एमएलए वगैरह जो स्टेट में गवर्नमेंट बनती है उनके लिए भी है, जो है 33% रिजर्वेशन दी जाए। बल्कि जब भी कोई नई पिछले 10-15 साल से जब गवर्नमेंट सेंटर के लिए इलेक्शन लड़ती है तो उनका जो मैनिफेस्टो होता है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो है हम 50% रिजर्वेशन कर देंगे, जो अभी तक नहीं हुआ। और एक खास बात ये है, परसों से मैं देख रहा हूं या 4-5 दिन से आप अगर मीडिया देखें तो वुमेन हैज बीन सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स। इवन जो स्पीचेस दी जा रही हैं पॉलिटिशियंस के जरिए अलग अलग जगहों पे, उनका जो डिस्कोर्स, जिसको बातचीत करने का बताते हैं तरीका, उसमें वुमेन ही सेंटर है। हम वुमेन के लिए ये करेंगे, यहाँ पे वुमेन के लिए ये नहीं हो रहा है, वो चीजें आज आम है। तो आप समझ सकते हैं कि वुमेन का कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंस या अहमियत हो रही है इस वक्त पॉलिटिक्स में, और किस तरह ये दोनों चीजें पॉलिटिक्स इम्पैक्ट कर रही है वो वुमेन राइट्स को या वुमेन के स्टेटस को सोसाइटी में, और किस तरह पॉलिटिक्स खुद इनसे इन्फ्लुएंस हो रही है। A bill with this proposal has been pending before the parliament for more than a decade. यही मैंने बताया था, decade means 10 साल, 10-15 साल से बिल इस पे पड़ा हुआ है। बिल का मतलब है एक कागज है जिसपे लिखा गया है कि हम 50% रिजर्वेशन देंगे। जब उसको असेंबली या स्टेट असेंबली या एमपी वगैरह जो है लोकसभा पार्लियामेंट में उसको पास किया जाए, जो वहां पे मेंबर हूं, पास करने का मतलब है वोटिंग में वो पास हो, ज्यादा लोग उसको वोट करें जितना रिक्वायर्ड है, तो वो चीज जो है एक्ट बन जाती है, जिसको आप कानून कहते हैं। अभी वो सिर्फ बिल पड़ा हुआ है 10-15 साल से, बट देयर इज नो कंसेंसस ओवर दिस अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, द बिल हैज नॉट बीन पास्ड। ये तो मैंने आपको बताया, कंसेंसस होता है, यक राय नहीं है इस चीज पे, एक राय नहीं है, कुछ लोग शायद इसके खिलाफ भी होंगे। Gender division is an example that some form of social division needs to be expressed in politics. जेंडर डिवीजन एक मिसाल है, जिंदा मिसाल है कि पॉलिटिक्स में जो है सोशल डिविजन्स मौजूद हैं और उन चीजों को एक्सप्रेस किया जाना चाहिए पॉलिटिक्स में। इसीलिए आप देखेंगे
कि वक्तन फवक्तन नए नए कानून बन रहे हैं वुमेन को लेकर, चाहे मैंने आपको बताया 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो या फिर उसके बाद जो दूसरे एक्ट आए, ट्रिपल तलाक आया, बाकी वो चीजें आई, उनके पीछे क्या पॉलिटिक्स थी वो अलग चीज है, यहाँ पे वो नहीं कर सकते डिस्कस। लेकिन ये चीज है कि वो जो है वो जो कानून आए वो वुमेन के स्टेटस के रिलेटेड थे, और उनका जो था वुमेन को जो है स्टेटस अपग्रेडेशन उसका मकसद था। तो this also shows that disadvantages group do benefit when social divisions become political issues. मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, पहले सोशल डिफरेंस होता है, दो लोगों में फर्क होता है सोशली, लेकिन उस फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि एक ग्रुप अपने आप को कमतर और अनजस्ट उसको लगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। जब वो चीज होती है तो वो सोशल डिवीजन में बन जाती है, यानी कि सोशल तकसीम हो जाती है सोसाइटी। और उसके बाद जब वो आउट ऑफ हैंड चला जाता है, जब वो ज्यादा ही हो रहा है, उसको एड्रेस नहीं किया जाए उस स्टेज पे, तो वो पॉलिटिकल इशू या पॉलिटिकल डिवीजन बन जाती है। तो उसको जो है पॉलिटिकल, मैंने आपको कहा जो पब्लिक इशू है उसको पॉलिटिकल कहते हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल इज पब्लिक। तो वो जो है वो पॉलिटिकल इशू बन जाता है, यानी कि वो स्टेट का मसला बन जाता है। फिर उसमें जो है इलेक्शन वगैरह, स्टेट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इलेक्शन है, बाकी चीजें हैं, उसको पॉलिटिकल कहा जाता है। आप देख सकते हैं किसी ने कार्टून बनाया, द हिंदू का ये कार्टून है, संडे का है शायद, मतलब संडे के दिन आया है ये। द कार्टून ऑफर्स एन अंडरस्टैंडिंग व्हाई द वुमेन रिजर्वेशन बिल हैज नॉट बीन पास। इसमें ये बताया गया है कि आप देखो, मतलब इसने एक तंज किया है क्यों वुमेन रिजर्वेशन बिल अब तक पास नहीं हुआ है। वुमेन रिजर्वेशन यानी कि 50% वुमेन पार्लियामेंट में होनी ही होनी चाहिए, यानी कि 50% जो सीटें हैं उन पे सिर्फ औरतें इलेक्शन लड़नी चाहिए, क्योंकि अगर औरत से औरत इलेक्शन लड़ेगी तो औरत ही पार्लियामेंट में आएगी। यही रिजर्वेशन का जो है इम्प्लीकेशन है, या मतलब जिसको आप कहें। डोंट वरी, वी विल फाइंड अ वे फॉर यू। आप देखिए किस तरह मेल पॉलिटिशियन जो हैं दरवाजे पे बैठे हैं, ऊपर से बैठे हैं, यहां से एक वुमेन आ रही है कि बिल इसको पास करो, लेकिन हर दरवाजा किसी मेल ने बंद करके रखा है और कह रहे हैं हम आपके लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ निकालेंगे, लेकिन आप जो है यहां मत आइए। और इस तरह से उनकी रिजर्वेशन बिल जो है वुमेन का वो रोका गया है। और अभी तक भी, ये तो बुक पुरानी है, लेकिन अगर आज की बात भी करें, अभी तक भी स्टेट असेंबलीज या पार्लियामेंट में वुमेन की रिजर्वेशन 50% नहीं हुई है, सिर्फ 33% है पंचायत और लोकल बॉडीज में। अभी एक अलग चैप्टर है, रिलीजन, कॉम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। कॉम्युनलिज्म की डेफिनेशन एक, ये जो मैंने ये क्या कहते हैं, बिपिन चंद्रा है मॉडर्न हिस्टोरियन, जिनकी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे 11th-12th में, उनकी डेफिनेशन यही है कि अगर आप अपने मजहब से मोहब्बत करते हो तो वो आप कॉम्युनल नहीं हो, बल्कि जब आप एट द कास्ट ऑफ अदर रिलीजन अपने मजहब से मोहब्बत करते हो तो आप वहां पे कॉम्युनल हो जाते हो। बिपिन चंद्रा की एक किताब है अ प्राइमर कॉम्युनलिज्म, उसमें ये डेफिनेशन जो है दी गई है। रिलीजन आप समझते हैं मजहब है, कॉम्युनल हुआ फिरका वाराना, और पॉलिटिक्स आप समझते हैं सियासत, जिसका मतलब ये है कि आप पावर में इसलिए आए ताकि आप सोसाइटी को उस हिसाब से बनाएं जैसा आप चाहते हैं। वो कैसे बनाएंगे आप? कानून के जरिए। Let us now turn to very different kind of social division, the division based on the religious difference. जेंडर डिवीजन तो सही थी, लेकिन रिलीजियस डिवीजन जो है वो उससे भी खतरनाक है, यानी कि मजहब की बुनियाद पे डिफरेंस। मजहब की बुनियाद पे अगर डिफरेंस हो, वो तो हर सोसाइटी में होता है। कोई भी सोसाइटी एक जैसी, जिसको होमोजीनियस अंग्रेजी में कहते हैं, कोई भी सोसाइटी होमोजीनियस नहीं होती है। लेकिन वो फर्क अगर एड्रेस ना किया जाए और एक कम्युनिटी को लगे कि दूसरी कम्युनिटी उस पर सबकत हासिल कर रही है और उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, और जो दूसरी कम्युनिटी है, जो एक कम्युनिटी है, वो जो है उसके कानून जो है सारे उसके फेवर में हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो रिलीजियस कम्युनिटी है, डिफरेंस जो रिलीजन का है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सोशल डिवीजन में बन जाता है, यानी कि सोशल डिवीजन यानी कि सोशल तकसीम में बन जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये आगे चलकर पॉलिटिकल डिवीजन बन जाती है। और यही वजह है कि कई दफा जो है मजहब की बुनियाद पे जो है मुल्कों के टुकड़े हो गए हैं। और यही ये समझाने की कोशिश कर रहा है किताब में कि किस तरह ये प्रोसेस शुरू होता है अगर इसको एड्रेस न किया जाए और जस्टिस न लाया जाए। प्लेटो एक राइटर हैं, वो कहते हैं कि जब तक जस्टिस प्रिवेल नहीं होगा तब तक किसी भी सोसाइटी में पीस नहीं हो सकता। दिस डिवीजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर, बट
religious diversity is fairly widespread in the world today. जैसी जेंडर की डिवीजन है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी ऐसी हो ही नहीं सकती जहां पे मेल और फीमेल ना हो, मैन और वुमेन ना हो, क्योंकि यही दोनों सोसाइटी को चलाते हैं, यही व्हीकल ऑफ द सोसाइटी हैं। तो यही दो अपने अपने रोल अदा करते हैं, तब जाके कोई सोसाइटी बनती है। तो ये जो है यूनिवर्सल फैक्ट है जेंडर की डिवीजन या जेंडर डिफरेंस। लेकिन रिलीजियस डाइवर्सिटी जो होती है, डाइवर्सिटी होती है वैरायटी अलग अलग रिलीजन्स की एक जगह पे, तो वो जो है दुनिया में काफी वाइड स्प्रेड है, बहुत जगह मतलब बहुत हद तक फैली हुई है, लेकिन यह है कि यूनिवर्सल नहीं है। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स आर डिफरेंट। अगर इंडिया की देखी जाए तो ऑलमोस्ट हर रिलीजन है, और जो है मेजॉरिटी है, उसके बाद लार्जेस्ट माइनॉरिटी भी कह सकते हैं उसको। तो ऐसे इंडिया में ऑलमोस्ट हर कोई रिलीजन है, इसीलिए इन्होंने चैप्टर में ये चीज रखी है, क्योंकि जो भी रेलिवेंट है हमारे कंट्री के लिए उसको इस चैप्टर में दिया गया है। आपको मैं बार बार बताऊं, एजुकेशन जो है या जो आप पढ़ते हैं, इसका मकसद आपको सोशलाइज करना होता है। आपको जब आप सिविक्स पढ़ते हो खासतौर से, आपको ये बताने की कोशिश की जाती है कि आपके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं। जब आप जेंडर पढ़ रहे हैं तो लड़कियों को यह बताया जा रहा है कि आपका एज ए वुमेन क्या राइट है और आपका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, और इस चीज का सोल्यूशन क्या है। दो तीन चीजें साइमल्टेनियसली आपको बताई जा रही हैं, एक लाइन में एक चीज, दूसरी लाइन में दूसरी चीज। तो यहाँ पे भी ये मकसद है आपको सोशलाइज करने के लिए। आपको मैंने बार बार बताया कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाती है उसका मकसद ये होता है कि जो है हमें किस तरह के सिटीजन चाहिए, उस तरह से आपके चैप्टर होंगे इस सिविक्स में। और कई जगह पे जो है कुछ चैप्टर डिलीट किए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उस तरह के सिटीजन नहीं चाहती है। और यही वजह है कि ये चैप्टर इसलिए डाला गया है। ये जो है ये चीज इंडिया में बहुत रेलिवेंट है, रिलीजन। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया है, as noticed in the case of Northern Ireland, even when most of the people belong to the same religion, there can be serious differences about the way people practice their religion. हालांकि वो एक ही रिलीजन से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनमें जो है काफी फर्क था इन टर्म्स ऑफ वो अपने रिलीजन को कैसे प्रैक्टिस करते थे। आप देखेंगे रिलीजन तो एक है ब्रॉड, लेकिन इसके अंदर अलग अलग सेक्ट होते हैं, अलग अलग इबादत करने के तरीके होते हैं। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। रिलीजन जो है अनलाइक जेंडर, जेंडर तो ज्यादा पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस नहीं होता है, लेकिन रिलीजन जो है वो अक्सर पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होता है, क्योंकि ये जो है जो पॉलिटिशियन भी है वो किसी ना किसी रिलीजन से ताल्लुक रखता है और वो उस बेस पे वोट भी मांग सकता है, इसलिए जेंडर की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। कंसिडर द फॉलोइंग। अब जो पॉइंट्स है इन पे आप सिर्फ सोचिएगा, बाद में देखते हैं आगे क्या करना है। Gandhi ji used to say that religion can never be separated from politics. गांधी का मतलब ये था, गांधी जी का मतलब ये था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसका ये मतलब नहीं था कि वो कम्युनलाइज करना चाह रहे थे पॉलिटिक्स का, बल्कि उसका मतलब ये था व्हाट ही मेंट बाय रिलीजन वाज नॉट दैट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम, बट मॉरल वैल्यूज इन्फॉर्म रिलीजन। आपको मैं खास चीज अब बताऊं, शायद ये आपको किसी ने बताई होगी। रिलीजन क्या है, मजहब क्या है? मजहब के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है कि आप किन खुदाओं पे यकीन रखते हो, और मजहब का दूसरा पार्ट ये है कि उसमें मॉरलिटी क्या है, अखलाकियात क्या है, वैल्यूज क्या है। तो गांधी जी के नजदीक वो खुदाओं की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि कि मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए सियासत में। इसके बरक्स जो है पॉलिटिक्स में जो है, एक राइटर है मैकियावेली, वो कहते हैं पॉलिटिक्स में कोई वैल्यूज नहीं होती है। पॉलिटिक्स में आपने इलेक्शन जीतना है, जैसे जीते वैसे, जिससे पॉलिटिक्स तबाह हो गई। लेकिन गांधी जी का मानना यह है कि इसमें भी इंसान को जो है इखलाकियात का मतलब है वैल्यूज होनी चाहिए, जैसे सच बोलो पॉलिटिक्स में और धोखा मत दो, बाकी चीजें मत करो, तब जाके पॉलिटिक्स ज्यादा अच्छी बनेगी। इसी तरह इसका मतलब ये नहीं था कि रिलीजन का इस्तेमाल हो। He believed that politics must be guided by ethics drawn from the religion. जो अपने अपने रिलीजन्स में आपके इथिक्स हैं या मैनर्स हैं या सच्चाई है कि सच्चा बोलो वगैरह वगैरह, उन्हीं बेसिस पे पॉलिटिक्स लड़ी जाए, तब वो लोगों के लिए फायदेमंद है। अदरवाइज अगर वो इन्फॉर्म्ड पॉलिटिक्स ना हो, वो नुकसानदेह है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप, बस इसको आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक।